अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलवाते हैं आज आपको एक ऐसे नेता से, एक ऐसे प्रतिनिधि से कि जहां पर 22,000 की आबादी है और 22,000 में जो है सिर्फ 200 मुसलमान हैं, बाकी सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। लेकिन उन तमाम भाइयों ने मिलकर के अपना जो प्रतिनिधि बनाया है, अपना जो नुमाइंदा बनाया है, वो एक मुस्लिम भाई को बनाया है। क्या वजह है इसकी? कितना काम से वो मुतासिर हैं, कितना काम से वो इम्प्रेस हैं, क्या ऐसा करते हैं कि यहाँ की लोकल आबादी का दिल उन्होंने जीता हुआ है और तमाम आबादी ने जो लोकल यहाँ की लोकेलिटी है, किस तरह से लोगों का दिल उन्होंने जीता है अपने काम के ज़रिए, ये सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस्तकबाल करते हैं आपका खुसरो भाई, और आपके दस्तरखान से हमें आपके ज़र्फ़ का अंदाज़ा हुआ। सब लोगों को आपने खाना खिलाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल है आपका। और सवाल ये है आपसे कि आप किस तरह से ये पॉलिटिकल काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज के दौर में सेकुलरिज़म का जो चिराग है वो बिल्कुल बुझ गया है, लेकिन आपकी कहानी सुनकर के हमें लगा कि आज भी हल्का फुल्का सेकुलरिज़म कहीं ज़िंदा है। तो ये तस्वीर जो हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किस तरह से आपने ये लोकेलिटी का दिल जीता और किस तरह से लोगों ने आपको अपना सम्मान दिया है, आपको जो है मान दिया है। क्या वजह है उसकी, इसके पीछे क्या आपका काम रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहला तो ये है कि लोगों का दिल जीतना उतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने नवाजा है माशाअल्लाह। जो उनका दिल जीतने में मुझे बहुत जल्दी उनका दिल में जीत लिया हो। लोगों को काम पसंद है, सही, सबसे पहली बात। और काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों का फ़ायदा होना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर कोई जात और पात का कोई सवाल मसला आना नहीं चाहिए। रहा सवाल यहाँ के, मेरा पहला काम फार्मिंग का है, जो मैं खेती में काम करता हूँ। मैं खेती के ज़रिए उन तक के इतना नज़दीक पहुँच गया हूँ, और जो उनका किसी का मैयत वगैरह का है, हॉस्पिटल्स का है, खेतियों में जो बच्चियों के स्कूल का है, ये हर चीज़ों में आगे होकर हिस्सा लेना। सही। वहाँ पे ये अपना और कोई गैर ऐसा नहीं देखना। सही। जितना वो अपने से मोहब्बत करते हैं, हम भी उससे दुगना मोहब्बत करना। इस ज़रिए मैं उन तक के पहुँच गया हूँ। सही। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि उन्होंने मुझे उनका समझा है, मेरा अपना नहीं। सही। और इसके वजह से मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। रहा सवाल खेती के ज़रिए, खेती का हमारा ऐसा है कि यहाँ खेती में बेस्ट फार्मिंग में मुझे अवार्ड भी मिलते हैं माशाल्लाह। और मेरी वजह से मैं बिना मुआवजा लिए उन लोगों को ये सब चीज़ें फ्री ऑफ देता हूँ माशाल्लाह। फिर जो भी कोई चीज़ हो, ट्रीटमेंट रहा हो, प्लांट रहा हो, या कोई भी फसल में जो किसी की बीमारी है फसल पे, उसका पूरा जो भी मेरे से बनता है, मैं वो सब फ्री ऑफ उनको देता हूँ। मुझे भी फ्री ऑफ आता है कि कंपनी से मेरा टाइप रहता है। सही। मैं कंपनी को आइडल मैं खुद का तैयार कर लेता हूँ, कंपनी का प्रोडक्शन लेता हूँ, लेकिन आइडल मेरा रहता है। जो भी कुछ बनाना है मैं खुद बनाता हूँ। सेल आउट का भी यहाँ पे जितना भी लोगों से मेरा कांटेक्ट है, व्यापारी लोगों से, सेल आउट में मेरा यहाँ पे नाम है। सही। और मैं सेल आउट में कहीं पे किसी का कमीशन नहीं लेता हूँ। सही। क्योंकि मेरा फार्मर आज इतना बड़ा नुकसान में है, और उसकी मैं खुद फार्मर हूँ, मुझे उसकी ये है। इसके लिए मैं उन लोगों को भी उसी तरीके से मुझे जो रेट मिलता है वही रेट से हर फार्मर को वही रेट मैं मिला के देता हूँ जी। और उससे मुझसे लोगों को ज़्यादा लगन है, मुझे अपना समझते हैं। सही। और इसके अंदर मैं अपने लोग नहीं, मेरा ज़्यादातर बैठना उठना मेरे हिंदू भाइयों से। सही। माशाल्लाह। और माशाल्लाह हिंदू भाई मेरे मुस्लिम भाई की तरह ही मुझे ट्रीटमेंट देते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो अभी खुसरो साहब ने कही कि एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 बुनियादी मुद्दे होते हैं हर नेता के लिए, और हमारा संविधान भी इसी बात को कहता है। और देश की जनता यही चाहती है कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए ऐसा मजबूत इंतजाम किया जाए। और इसीलिए जनता भरोसा करके नेताओं को चुन करके विधानसभा, लोकसभा में भेजती है ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और खुसरो साहब इस नीड को जो है बहुत सही तरीके से, सही ढंग से उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ की जो लोकेलिटी है, भले ही उनका धर्म अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकुलरिज़म आज ज़िंदा है इस पूरे इलाके में। ये काम करते हैं लोगों का, ख़ास तौर से यहाँ जो लोगों का कारोबार है वो ज़्यादातर ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोग ज़्यादातर किसानी करते हैं, तो किसानों को जिस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आप। इसकी वजह से जो लोकल लोग हैं वो आपको अपना मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, वही ट्रीट करते हैं। हाँ, वही ट्रीट करते हैं। और हमारे सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे मेरे तिरंगे से बहुत मोहब्बत है। सही।
और मैं ये चीज़ उनको साबित करके दिखाता भी हूँ कि सरकार ने, मेरे सरकार की ये हदीस है कि तुम जिस देश में रहते हो उसी के तिरंगे से, उसी के झंडे से तुमको मोहब्बत होना ज़रूरी है। और मेरा कोई पर्सनल, मैं हरा या पीला या लाल ऐसे किसी झंडे से मोहब्बत नहीं करता हूँ, मैं तिरंगे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो ये बहुत अहम बात कही है। तिरंगे में जो 3 रंग है ना, ऊपर का रंग जो केसरी रंग है, हम उसको चिश्ती रंग कहते हैं, जो सफ़ेद रंग है वो नबी को बड़ा पसंद है, तो उसको वो भी इस्लामी रंग है, और जो नीचे का रंग है वो गुंबद खजरा का रंग है। तो ये तीनों रंग हमारे हैं और ये हमारे मुल्क का तिरंगा है, तो हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। अब आपके बारे में एक बात और पता चली खुसरो साहब कि यहाँ जो लोकल आबादी है, ख़ासतौर से नौजवान हैं, हम हर इलाके में देखते हैं कि नौजवान बेलगाम हो गए, गांजा चरस अलग अलग नशे हैं अलग अलग टाइप के, और हर जगह उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है। नौजवान नस्ल हमारी बेकार हो रही है, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम भाई हो। ना नेता इस पर ध्यान देता है और जो धर्म गुरु हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ और ही लोगों में तकसीम करते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत नहीं है या कम ज़रूरत है। तो आपके बारे में ये पता चला कि यहाँ जो लोकेलिटी है, आसपास में जो लोग रहने वाले हैं वो नशे से दूर हैं, शराब से दूर हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? बेशक इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया या यहाँ कारोबार में आया तो मैंने सबसे पहले इस गंदगी को साफ किया हो। सही। जो नशा है उस गंदगी को साफ किया हो। सही। मेरा ग्रुप ही ऐसा बनाया हूँ मैं, जहाँ पे बुजुर्गों का ग्रुप है। सही। उन्होंने जो चोटें खाई है वो हमको नहीं लगती है, इसलिए सीख उनकी लेके हम आगे चलते हैं। और जब शुरुआत किया तभी ये सब नशेबाज लोग थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे मेरा वार्ड में हो गया, नशा पूरा मुक्त एरिया हो गया। आपका। हाँ, तो शुरू में कठिनाई ज़रूर आई आपको, लेकिन आज कहीं ना कहीं मेहनत का फल ज़रूर मिला। आपके इस पूरे एरिया में कोई भी एक नशेड़ी दिखाई नहीं देता, कोई गांजा पीने वाला दिखाई नहीं देता। तो इसी भारत में एक सोसाइटी ऐसी भी है कि जहां के रहने वाले लोग नशा मुक्त हैं, और ये काम खुसरो साहब ने करके दिखाया, और इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी ये ज़मीन है माशाल्लाह, और यहाँ आप खेती बड़े पैमाने पे करते हैं। तो ये कितनी बड़ी खेती है, क्या पैदावार यहाँ होती है, और किस तरह से आप इसको जो है आगे बढ़ाते हैं? लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से खेती करना चाहिए? खेती दिल से करना चाहिए पहली बात। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पकता है वो गन्ना पकता है, क्योंकि मालेगांव शुगर महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 पे है जी। मैंने पहले इस पे ध्यान दिया कि लोगों का एवरेज नहीं था। 1 एकड़ में एवरेज आता था मैक्सिमम मालेगांव शुगर का 42 के आसपास रहता था। लेकिन जब से मैं शुरू किया, थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जी, कुछ पुराने ख्यालात भी उसके अंदर शामिल किया, और मैं 1 एकड़ में 108 टन गन्ना निकाल के अवार्ड लिया माशाल्लाह। जब वो अवार्ड लेने के बाद लोगों को ये पता चला कि एक मुसलमान खेती कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये आइडॉल था मेरा। और वो लोगों को, मैं कभी मुसलमान इस नज़र से वो लोग मुझे नहीं देखते, मुझे अपना समझते, क्योंकि खेती करने वाला मुसलमान को धंधे से बहुत शौक है। सही। और खेती करने में मैं आज फर्स्ट हूँ बारामती में माशाल्लाह। तो उसके लिए उन लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई कि एक हमारा मुसलमान भाई हमसे ज़्यादा बेहतर खेती कर सकता। और आप उनको उसका जो प्रोवाइड है वो फिर कुछ करा रहे, मतलब वो खेती करने के बाद उन लोगों का एक भरोसा हो गया कि कुछ ना कुछ ही बंदे में है जो ये करके दिखाता है। फिर मेरे से एडवांस लेने को शुरू कर दिए कि आप क्या करते हो, स्टार्ट ट्रीटमेंट क्या रहता है, ज़मीन की मशागत कैसा रहता है, उसके बाद बीज कौन सा बोया जाता है, बीज कौन सा लेना चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो जो हम गन्ना लगाने के लिए जो सरी निकालते हैं उसका डिस्टेंस डीप कितना चाहिए, लेंथ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से फिर वो मुझसे लेने को लगे। फिर मैं उनको भी वो सेम देने को लगा। जो ट्रीटमेंट, जो खाद देने का है, बेसल डोसेस रहते हैं वो डोसेस, जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो दवाई सेम, अपने प्लॉट को जो लेंगे वो सेम बाजू वाले के प्लॉट को। मेरे सरकार का फरमान है कि मेरे आजू बाजू वाले का पहला ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले मैंने मेरे आजू बाजू वाले का ख्याल किया कि मेरा आजू बाजू वाला वो नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा होता है तो पैर खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, और अगर हम सब बड़े होंगे तो कोई किसी का पैर नहीं खींचेगा, फिर वो हमारा अपना हो या कोई पराया हो। हमने उस बात का ख्याल करे, इस वजह से यहाँ पे कौमी एकता ज़्यादा फैल गई कि नहीं, ये जो मुसलमान के ऊपर जो धब्बा है, मुसलमान से जो नफरत करते हैं लोग, तो ये चीज़ मुसलमान में नहीं है, वो मुसलमान अलग है, ये मुसलमान हमारा हिंदू मुस्लिम अलग है, हिंदू मुसलमान अलग है। और ये आइडॉल मैं दिखा दिया कि नहीं, हमारे नस नस में हिंदुस्तान का ही खून है,
सही। और हमारा यहाँ का हिंदू भाई, हमारा मुस्लिम भाई, ये एक है, एक ही नस्ल के टाइप है। सही। और ये साबित करने के बाद फिर आगे ट्रीटमेंट वगैरह सेम देने से लोग। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई खुसरो भाई आपकी? यहाँ दरगाह भी है, मज़ार शरीफ से भी आप जुड़े हुए, मुजावर भी आपके नाम के साथ में जुड़ा है, तो ये सबके साथ में काम करना, सबको सहयोग देना, सबकी मदद करना, सबके साथ में मिल बैठना, कहाँ से ये सोच आपके अंदर आई? मेरे अंदर ये सोच इसलिए आई कि यहाँ पे बहुत गरीब लोग थे, मुस्लिम भी, और यहाँ पे हमारा पेशा एक्चुअली ये था कि हम हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर के आगे बकरा काटना। और उसके बाद मुझे ज़रा थोड़ा खेती का इंटरेस्ट लगने के बाद मैं खेती में इन्वॉल्व हुआ, खेती में इंटरेस्ट लिया, खेती में से थोड़ा आगे बढ़ गया। बाद में मेरे आगे ये चीज़ें आते गई कि ये मुसलमान खेती करता है तो फिर अभी मंदिर का नहीं करेगा तो फिर हमारा कौन करेगा, ये भी चीज़ें आई। तो हमने वो चीज़ दिखा दिए कि मैं हमारे मुस्लिम भाई को भी दिखाया कि एक मंदिर के वजह से 10 मुसलमान का पेट चलता है। सही। कि उसके आगे जो बकरा कटता है उसका पैसा वो मुस्लिम को मिलता है, खाते वो लोग है, लेकिन तुझे तो तेरा मेहनताना मिलता है, उसका जो पीछे का फैमिली है उसके ऊपर चलता है। मैंने ये चीज़ मेरे ध्यान में आने के बाद मैंने पहले मंदिरों के ऊपर ध्यान दिया कि नहीं, हमारा मंदिर अच्छा होना चाहिए ताकि उससे एक रोजगार मुसलमान को मिल जाएंगे। दोनों फायदे हो गए कि एक काम हो गया, उनका काम हो गया, मेरे लोगों का भी काम हुआ, और एक मोहब्बत पैदा हो गई कि नहीं ये इतना, फिर मंदिर का निर्माण का काम हो, उसके अंदर लगने वाला पैसा हो, जो भी चंदा आए, मतलब एक प्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए वो आप करते हैं आगे एडवांस, किसी भेदभाव, बिना भेदभाव के। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। एक तो ये कि सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की बुनियाद तो 1952 से रख दी गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रामपुर भेजा गया था जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, चुनाव लड़ने के लिए। किसने भेजा था ये इतिहास भी आप जानते हैं, जो उस वक्त में पार्टी रही थी, और आप गूगल पे सर्च कर लेते तो उसी वक्त में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की हत्या करना शुरू कर दी गई थी। इसलिए ये कहना कि सेकुलरिज्म को ख़त्म करने वाली सिर्फ एक पार्टी है तो ये एक राजनीतिक गलती है बहुत बड़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भेज करके ये गलती की गई थी, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बांटने की राजनीति का एक दौर शुरू होता है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की राजनीति का एक दौर शुरू होता है, फ़िरका परस्ती की सियासत का एक दौर शुरू होता है, और आज कहीं ना कहीं हम उसी फ़िरका परस्ती की सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। और ये फ़िरका परस्ती एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। लेकिन फ़िरका परस्ती के इस दौर में संविधान की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई आज भी राजनीति कर रहा है तो ये चेहरा हमारे सामने आप देख रहे हैं। खुसरो भाई हैं जो 22,000 की आबादी में सिर्फ 200 घर मुसलमानों के हैं, और उन 200 घरों में 22,000 की आबादी में अगर कोई प्रतिनिधि बना हुआ है इस पूरी आबादी का तो वो खुसरो भाई हैं। बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं, इस वजह से इनके काम को सम्मान दिया जाता है, लोग इनको चुनते हैं। किसानों का जो मुद्दा है आज पूरे देश में उठा हुआ है। किसान जो अन्नदाता है इस देश का, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके बीज की, जो अनाज वो उगाता है उसके कॉस्ट की, और कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन खुसरो साहब इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो किसान इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनसे मशवरे लेते हैं, या किसानों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे खुसरो भाई किसानों की उन ज़रूरतों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करते हैं। इस वजह से वो सारे लोकल किसान भी इनसे जुड़े हुए हैं। किसानों के बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है तो शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है वो भी मिल रही है, रोज़गार की ज़रूरत है, खुसरो साहब उसको रोज़गार भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ़र्क है हिंदू मुस्लिम के, ये ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसरो साहब के और भी भाई हैं, आपने बताया कि एक हवलदार हैं, वो उनकी अब पोस्टिंग होने वाली है, 175 उनको अवार्ड मिले, क्या कारण है इसका? वो SRPF में दौड़ 5 में है, और उनका जो काम करने का तरीका है वहाँ पे सबको पकड़ के चलना, सबको लेके चलना, और काम में अपने प्रामाणिक रहना, उस वजह से उनको SRPF की तरफ से 175 अवार्ड मिल गए। अभी उनको राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया। बहुत कम उम्र में 10 साल की सर्विस में ये अवार्ड लेने वाला सबसे पहला बंदा है, माशाल्लाह। और मैं भी, मेरे घर की सोच, मेरे भाइयों की सोच, हम सब की सोच ये है कि हम कौमी एकता रखते हैं और सबको मिलजुल के लेके साथ में चलते हैं, दरगाह के जुड़ाव की वजह से, दरगाह के जुड़ाव की वजह से। और उसी वजह से उन्होंने भी वहीं पे वही काम किए। शुरुआत में उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई, कुछ गिने चुने लोग थे, तकलीफ का सीन किए कि थोड़ा सा देखने का नज़रिया गलत था, लेकिन हम उसको निगलेक्ट किए, सही, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए हमको अपना काम करना है, हमको अपना काम दिखाना है। और काम दिखाने के बाद 10 साल के बाद अल्लाह ने फिर नवाजा,
कि उनको कामयाबी मिली, उतने अवार्ड मिले, राष्ट्रपति पदक मिला। इस उम्र में मिलना बहुत बड़ी बात है। ये पदक इतना बड़ा सम्मान चिन्ह है वो सही। भारत सरकार की तरफ से, सही। वही चीज़ उनको मिल गई। खास करके मैं खेती के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे जुड़ते हैं। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून लाया जो मार्केट के ताल्लुक से था। उसने दिखाया कि मार्केट में फार्मर खुद का माल खुद बेचेगा। ये गुमराह की चाल थी और ये गुमराह हो गया फार्मर। उसको लगा कि मैं खुद माल बेचूंगा, दलाल बीच में नहीं रहेगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, बीच में मेरा दलाली कटेगा, मैं चाहूँ उतना रेट रख सकता हूँ, वो रेट में सामने वाला लेगा। लेकिन ये कानून आने तक के फटाके उड़ाए गए। लेकिन जब कानून आने के बाद वही फार्मर नीचे बैठ के रोने लग गया। उसकी वजह ये थी कि बीच में किसी न किसी, आपको कोर्ट जाना है तो वकील की ज़रूरत तो है, वकील देना ही पड़ता है। सही। उसी तरह से हमारा माल बेचने का है तो दलाल की ज़रूरत हमको पड़ेगी। दलाल के ऊपर जो एक्ट लाना चाहिए वो नहीं लाया गया, उसको हटाने की कोशिश की गई और हमको रखा गया उसके आगे सामने। लेकिन हुआ ये, हमारा माल बेचने के लिए हमसे खरीदार जो लेने वाला है वो ना हमारे पहचान का है, ना उससे हमारे कांटेक्ट है। और हमारा माल जो है वो पूरा सालाना, साल भर नहीं चलता, सीजनेबल रहता है। व्यापारी साल भर माल चलाता है, उसको चारों ओर से माल लेता है वो, इसलिए वो साल भर चलाता है। तो वो सामने ग्राहक को संभालता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर संभालने के लिए हमारा माल तो साल भर नहीं रहता। अभी जैसा माल आता है तो उसको सामने हम बेचने को जाते हैं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और वो अगर रहा तो वो क्रेडिट पे मांगता है। अभी हमारी पहचान नहीं है, हम क्रेडिट पे देके करेंगे क्या? फार्मर पूरा दिन माल लेके वही मंडी में बैठ के कंटाल के आखिरी वो फेंक के आ जाता है रो कर। हमने उस चीज़ का ख्याल किया खुद मैं खास करके मैंने कि फार्मिंग में जो मार्केट में ये जो दलाल वगैरह चीज़ें हैं, ये हम फार्मिंग का माल मार्केट में लेके ही नहीं जाएंगे। मैंने ये दिमाग लगाया पिछले 8 साल से, मैंने व्यापार खुद प्लॉट पे शुरू किया कि नहीं, हमारा माल प्लॉट से ही बिकेगा। जिस फसल जो खेत में है वहीं से वो प्लॉट में माल बेचा जाएगा। ये माल हमारा मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट जाने के बाद उसका कीमत लगाई जाती है और हमको वहाँ जाके कि हमारी कीमत कम नहीं करना है। भले हमारा माल खेत में से नुकसान में चला जाए, लेकिन हम खेत में ही बेचेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिला कि खेत से माल बेचने की वजह से मार्केट का मेरा आड़त, हमारी दलाली, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो बच गया। लेकिन फार्मर के पास व्यापारी खुद प्लॉट पे आने लगा कि हमें माल दो, तो हम जो रेट बोले वो रेट में वो लेने लगा। और हमको जो रेट मार्केट में 2 रुपये अगर रेट मिलता है तो हमको प्लॉट पे 4 रुपये रेट मिलने को लगा। हमने खुद प्लॉट पे बेचना शुरू किए और यही सेम जो ट्रीटमेंट है जो मुझे मिला, मैंने ये सब आजू बाजू मेरे फार्मिंग में पूरा ये सब सिस्टम चला दिया। आज लॉकडाउन का माहौल था, गए 7 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के माहौल में माल कचरा में फेंक के दिया गया, लेकिन हमारा माल हमने खेती से बेचा है और अच्छे दाम से बेचा है। जहाँ लॉकडाउन में 3 रुपये था, हमने यहाँ पे 7 रुपये से माल बेचा। तकलीफ हो गई माल बेचने के लिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। और ये फायदा मेरे यहाँ के आजू बाजू के फार्मर्स है। 500 टन केला ये 7 महीने में बेचा गया माशाल्लाह। लॉकडाउन के दरमियान, जाके मार्केट में गिराइक भी नहीं था उस वक्त, खरीदार नहीं था उस वक्त। वो माल हमने वो यहाँ से बेच दिए, प्लॉट से बाहर निकाल लिए। और ये फायदा लोगों को होने की वजह से लोगों को मेरी पसंद बहुत ज़्यादा है खेती के मामले में, कि माल बेचने की तैयारी भी मैंने रखा। क्योंकि फार्मर का ये है, पकाना आसान है, बेचना मुश्किल है। जिसको बेचना आया फिर उसने जीत लिया। हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके ये किए, नहीं करते तो आज हमको भी रोना पड़ता। अच्छा, जो खर्चा है प्लॉट का वो बहुत भारी है, खर्चा बहुत भारी आता है। मतलब लॉकडाउन के हालत में लोगों को पता चला कि एक प्लॉट को खर्चा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ में। और लोगों का उसके अंदर 50,000 भी नहीं बना, 1.5 लाख वो लॉस में गया, कहाँ से ऊपर आएंगे? हमने इसका ख्याल किया, हमारे आजू बाजू का खेत जो फार्मर है उसको इकट्ठा करके कि नहीं, हम ग्रुप में खेती करेंगे। ग्रुप में खेती करके हमारा माल हम खुद बेचेंगे, ना ही गवर्नमेंट बेचेंगे ना दलाल बेचेंगे, माल हम खुद बेचेंगे।
तो ये बहुत अहम बात अभी फरमाई है हमारे खुसरो भाई ने। कुरान पाक में फरमाया गया फ़म्मत ज़बद फ़ैज़हबु जुफ़ा व मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, कि जो नफ़ा बख्श चीज़ें होती हैं वो ज़मीन में बाकी रहती हैं और जो कचरा होता है वो पानी के बारिश के पानी के साथ में बह जाता है। तो अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए है, सारे इंसानों के लिए फ़ायदे के लिए है, तो वह हमेशा बाकी रहता है। खुसरो साहब ने किसानों के साथ में जो किया, किसानों के फ़ायदे के लिए जो किया, इस वजह से किसानों ने इनको बढ़कर के सम्मान दिया। लॉकडाउन में जब लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले, खाने के लिए सामान नहीं था, राशन नहीं था, उसके बावजूद भी सिस्टमेटिक वे में जिस तरह से खुसरो साहब ने अभी कहानी सुनाई कि किसानों के लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया, तो यहाँ के जो लोकल किसान हैं, खुसरो साहब की मदद की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से वो भूखे नहीं मरे और कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं थीं उनका समाधान हुआ और ये खुसरो साहब ने करके दिखाया है। हमें भी यही करना है, इस रास्ते पे जाना है। ख़ास तौर से मुसलमानों से हम कहेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों का फ़ायदा चाहता है। अलमुस्लिमु मन सलिमन्नासु मिन लिसानी व यदी, लोगों मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से सारी इंसानियत महफूज रहे। तो जो इंसान सबको फ़ायदा पहुंचाता है वो सबसे बेहतर है और सबको फ़ायदा पहुंचाने वाले इंसान का सम्मान किया जाता है, उसको इज़्ज़त दी जाती है, उसको प्रतिनिधि बनाया जाता है। जैसा कि कहानी खुसरो साहब की आपने सुनी। आप अगर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हों, या फिर एक जो है कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर एक नागरिक होने के नाते आप जिस तरह की भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, कोशिश आप ये करिए कि आपका जो नेता है आप उसको धर्म की बुनियाद पर ना चुनें, उसके काम की बुनियाद पर चुनें, क्योंकि काम ही मेन होता है। अगर आप धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं तो चाहे टीका लगा करके पॉलिटिक्स की जा रही हो या टोपी पहन करके राजनीति की जा रही हो, ये दोनों राजनीति इस देश के लिए ख़तरा है। इसलिए इस बात को ज़्यादा ध्यान देना, अपने काम से मनवाना है। ये पूरी फैमिली है जो यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट करती है, लोकल लोगों की मदद करती है, गरीबों की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, इस वजह से सब इनका सम्मान करते हैं। इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, जो सीखेंगे आगे बढ़ेंगे और यकीनन उनका भी सम्मान उसी तरह से किया जाएगा। शुक्रिया।